सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम में, तो अटल जी ये आइडिया लेकर के आए और अपने दोस्त के साथ मिल कर के इन्होंने बहुत अच्छा आनुवांशिक वृक्ष बनाया। इनका ये कहना था कि आप लोग रामायण की जनजातियों के बारे में बता रहे हैं, भगवान राम को, माता सीता को ले आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को ले आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसमें क्या जो है वो जीन्स दिखाना है, कौन सी जीन किसके साथ क्या एसोसिएटेड है। तो एक थोड़ा सा जो पढ़े लिखे तबका, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है जहाँ की आप सबको शो करेंगे, तो प्रोफेसर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए एक इस तरीके का पिक्चर बना होना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी ब्रिलियंट पिक्चर, ये इनकी अपनी सोच थी। देखिए मौलिकता हमारे बच्चों में कितनी ज़बरदस्त होती है, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है। और इन लोगों ने इस पिक्चर को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया कि अब ये हमारे लैब का। उसके अलावा अगर आप सपोज कीजिए आप स्पीच डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, या फिर कोई वॉलंटियरिंग का काम कर रहे हैं, तो उससे जो आपकी न्यूरल नेटवर्क्स जो नए नए बनते हैं, जो आपके ब्रेन में नए नए कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में ही हेल्प करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस सोपान में आपका बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि हमारे साथ एक बड़े वाइब्रेंट स्टूडेंट 3 साल तक जो हम लोगों के साथ रहे और उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की बल्कि पढ़ाई के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़े इंथुजियाज़म के साथ पार्टिसिपेट किया और इनसे हम लोगों को बहुत सारी हेल्प भी मिली कॉन्फ्रेंसेस में, कई प्रोग्राम्स में। तो अटल जी हैं और अटल जी जो है वो पहले तो आपको अटल जी बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। आप जो है ISC में इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये BHU के लिए भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि BHU का कोई बच्चा जब आगे बढ़ता है तो वो जो टैग है BHU का वो एक अलग प्राउड फील करता है। तो अटल जी ये बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस उपलब्धि के लिए? सर इस उपलब्धि के लिए मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा कि हम जैसे एक बच्चा धीरे धीरे पहले घुटनों पे चलता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा खड़ा होता है, फिर उसके बाद सीधा दोनों पैरों पे खड़ा होके और फिर तेज भागना शुरू करता है। तो ये बिल्कुल मेरा विज्ञान में उसी में दिशा में जा रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं भी विज्ञान की दिशा में, विज्ञान के जो आयाम हैं और विज्ञान की जो नई नई चुनौतियाँ हैं वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से समझने का मौका मिलेगा अगर मैं आगे मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ा। तो अटल जी एक चीज़ जो कि अमूमन सभी विद्यार्थियों में रहता है कि हम खाली पढ़ाई करें, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बनिस्बत कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खाली पढ़ाई करते थे। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। और कहीं ऐसा नहीं था कि अटल का चेहरा न दिखे, चाहे वो स्वतंत्रता भवन में कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो अपना हॉल में कोई कार्यक्रम हो, अटल जी हर जगह विद्यमान रहते थे और पार्टिसिपेट भी करते थे। इवन सबसे अच्छी बात है कि ये दिखाइए, सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम में, तो अटल जी ये आइडिया लेकर के आए और अपने दोस्त के साथ मिल कर के इन्होंने बहुत अच्छा आनुवांशिक वृक्ष बनाया। इनका ये कहना था कि आप लोग रामायण की जनजातियों के बारे में बता रहे हैं, भगवान राम को, माता सीता को ले आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को ले आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसमें क्या जो है वो जीन्स दिखाना है, कौन सी जीन किसके साथ क्या एसोसिएटेड है। तो एक थोड़ा सा जो पढ़े लिखे तबका, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है जहाँ की आप सबको शो करेंगे, तो प्रोफेसर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए एक इस तरीके का पिक्चर बना होना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी ब्रिलियंट पिक्चर, ये इनकी अपनी सोच थी। देखिए मौलिकता हमारे बच्चों में कितनी ज़बरदस्त होती है, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है। और इन लोगों ने इस पिक्चर को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया कि अब ये हमारे लैब का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे वो बच्चे जो हमेशा खाली पढ़ाई करते थे, और वो बच्चे जो इसको इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, पढ़ाई प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो आपने ये इक्विलिब्रियम बनाया कैसे और आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है इन सब में पार्टिसिपेट? सर इसका बहुत सीधा सा सिद्धांत है सर, कि भले ही हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, या फिर कोई हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं,
फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके लिए भी आपको एक मानसिक संतुलन और एक कंसंट्रेशन चाहिए होता है कि बॉल किधर जा रही है, आपके जो बाकी के 10 के 10 प्लेयर हैं या फिर अपोजिंग टीम है वो किधर जा रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सिर्फ जिस मानसिक विकास या फिर मानसिक संरचना में जो धीरे धीरे करके हमारी जो जटिलता आती है, जो कैसे आती है, जो नई नई चीज़ों को हम अनुभव करते हैं उससे आती है। तो मेरा मानना ये है कि आप पढ़ाई तब अच्छे से कर पाएंगे जब आपका दिमाग का संपूर्ण विकास होगा। तो उसके लिए जब मैं 10वीं क्लास में था तब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब आप जो आप डेली रूटीन वाले काम करते हैं, जैसे आप खाना रोज खाते हैं, स्नान रोज करते हैं और आप पढ़ाई भी 4-5 घंटे रोज करते हैं, उसके अलावा अगर आप सपोज कीजिए आप स्पीच डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप या फिर कोई वॉलंटियरिंग का काम कर रहे हैं, तो उससे जो आपके न्यूरल नेटवर्क्स जो नए नए बनते हैं, जो आपके ब्रेन में नए नए कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में ही हेल्प करते हैं। वो क्योंकि हर चीज़ के लिए दिमाग तो हम एक ही हमारे पास दिमाग है जो हर चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारा मेन काम है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये हेल्प करता ही है हमारे क्योंकि मानसिक विकास में हेल्प करता है। और आप बीएचयू में एक लंबे समय तक रहे 3 साल के लिए, तो कैसा लगा? इसके पहले आप क्या सोच के आए थे बीएचयू में और आपको मिला क्या? सर अगर सच्चाई से बताऊं तो बीएचयू सिर्फ मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर पीसी जैन सर, वो वहाँ पे एचओडी हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट के। तो उनने मुझसे बोला था कि अगर आप मेरी पर्सनल राय मानो तो आप बीएचयू में जाइए, वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा और वहाँ पे आपको जितना आपने सोचा होगा उम्मीद से और जितना आपने अभी तक सुना है कि बीएससी तो जो कुछ नहीं करता है वो लोग बीएससी करते हैं, या फिर जो भी आपकी अवधारणा है वो आपकी वहाँ पे जाके मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो चेंज होंगी आपकी धारणा। तो सर मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि यहाँ पे मुझे टीचर्स का जो मार्गदर्शन और जो उनके सानिध्य में उनकी गाइडेंस में जो सब सीखने को मिला और जो काम करने का मौका मिला, वो मुझे शायद कहीं और नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ पे बीएचयू का अगर आप मुझसे पूछें कि बीएचयू को एक वर्ड में अगर बताओ तो वो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे होलिस्टिकली काम होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में बीट कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी अच्छी हैं, आप साइंस राइटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि टीचर पढ़ाया, आप नोट्स लिए और एग्जाम पास कर लिए, नहीं, वो इसके अलावा आपको जो बड़े बड़े जैसे साइंस रिपोर्टर के जो मेन एडिटर हैं उनसे आपका मतलब इंटरेक्शन करवाते हैं, वेबिनार्स रखवाते हैं कि आप साइंस राइटिंग अच्छे से कैसे कर पाएंगे। आपको यहाँ पे साइंटिफिक पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है बीएससी लेवल पर। तो इससे इस बात का पता पड़ता है कि जो एक हमारे आसपास जो बनाया जाता है माहौल, और जो आम लोग बोलते हैं कि लाइक जो कुछ मतलब बीएससी तो सब लोग फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद मेरी वो अवधारणा थी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मुझे इतना सारा एक्सपोजर मिला, यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। जैसे सर आपने एक एडनेट कॉन्फ्रेंस करवाई थी जिसमें लगभग 15 देशों के साइंटिस्ट आए थे, जिससे कि हमें ग्लोबल एक्सपोजर मिला कि वहाँ पे किस तरह की रिसर्च हो रही है, वहाँ के लोग भारत के विज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की और ये हमारे संगीन विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप पढ़ाई को निकाल दीजिए, किनारे रख दीजिए, ठीक है, स्टडीज, उसके अलावा आपको ये चीज़ सर यहाँ पे एक चीज़ जो हर बच्चा बोलता है वो यहाँ की हरियाली के बारे में बोलता है कि जिसको बोला जाता है ना कि महामना की बगिया। तो यहाँ पे जितना ग्रीन कैंपस है, बिल्कुल ये बात कहने में लाइक मुझे कोई भी संकोच नहीं है कि अगर आपको कहीं पे अनुसंधान करना है, कहीं पे रिसर्च करनी है, तो उसके लिए वातावरण भी चाहिए होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कितना सारी हरियाली होती है। आपको जूलॉजी डिपार्टमेंट के बाहरी मोर टहलते हुए दिख जाएंगे, जो कि मैं शहर में, मैं जयपुर में रहता हूँ, वहाँ पे कभी नहीं दिखते। मुझे सिर्फ गाँव जाता था
तभी मोर दिखते थे। तो मैं यहाँ पे जब मोर देखता था तो मुझे गांव की याद आ जाती थी कि कैसे यहाँ पे लाइक इतना जिसको बोलते हैं ना प्राकृतिक परिदृश्य बना के रखा है, और किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को लाइक जो जिसको बोलते हैं ना अनुसंधान के अनुकूल वातावरण दिया जा रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और दूसरी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ का जो स्टूडेंट नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के स्टूडेंट USA में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, भारत के सबसे प्रतिष्ठित अनुसंधान या फिर इंस्टीट्यूशंस हर जगह पे यहाँ का मतलब स्टूडेंट का है। तो नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है सर यहाँ का। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अगर BHU में आते हैं तो आपको मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपके इतने सारे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं कि आपको पूरी लाइफ में गाइडेंस की कोई कमी नहीं मिलेगी। आप के लिए गाइडेंस के लिए कहीं ना कोई सीनियर टीचर्स हमेशा के सीनियर्स तैयार रहेंगे। और BHU का एलुमनी भी पलट कर जवाब देता है, तुरंत पलट के वो बताता है, आपकी मदद करने की कोशिश करता है ना। जी सर, उनको एक तरह से ऐसा लगता है कि BHU ने और जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने और जूलॉजी डिपार्टमेंट ने जितने आत्मीयता के साथ हमको आगे बढ़ने में और आज जहाँ पे हैं उसमें कितना सारा योगदान रहा है, तो क्यों ना हम उस योगदान के जो हम भी उसके जो ऋणी हैं, हम क्यों ना उसको पूरी तत्परता के साथ हम भी चुकाएं। बिल्कुल। और जो आपके आने वाले जूनियर हैं, जैसे आप जयपुर से आए तो साउथ से भी लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो एकदम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं? तो क्योंकि BHU ही नहीं, आपके ये बनारस है, सी घाट है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक नया आदमी आकर के बनारस को एक्सप्लोर किया, बनारस को जीता है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उसके लिए पहला मैसेज तो मेरा ये है कि जब आप BHU आते हैं ना तो आपको एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति होती है। मतलब ये कह सकता हूँ कि बोला जाता है ना कि आप हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे आपको एक अलग अनुभव मिलता है। आप केरला जाते हैं तो आपको बैक वाटर्स का अलग ही एकदम अनुभव मिलता है। लेकिन जब आप वाराणसी आते हैं आपको एक अलग ही रम्य, जिसको पूरा माहौल होता है, जिसमें गंगा आरती हुई, यहाँ पे महादेव जी की आराधना हुई, यहाँ पे इतनी बड़ी शिक्षण संस्थान जहाँ से इतने सारे शोध हर साल पब्लिश किए जाते हैं, और जिस तरह से हम भारत की एकेडमियाँ और यहाँ पे जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है उसको जितना BHU एड ऑन करता है, तो ये सब आप देखेंगे तो यह सब आपके लिए एक नया अनुभव रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं जो भी नए बच्चे जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आ रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप विज्ञान में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ जिसको बोलते हैं ना स्पेशल एबिलिटीज़ या फिर कुछ मतलब अलग ही प्रतिभाशाली होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसके लिए आपको इतना है कि आपको विज्ञान के लिए एक तो रुचि बढ़ानी होगी, आपको क्यूरियोसिटी, जागरूकता बढ़ानी होगी कि ये चीज़ क्यों होती है। और एक जो सिंपल फंडा जो साइंस का है वो ये है कि विज्ञान में आंसर से ज़्यादा प्रश्न की ज़्यादा महत्वाकांक्षा है। वो इस वजह से कि कोई चीज़ का प्रश्न का आंसर आसान हो सकता है लेकिन प्रश्न उतना ही जटिल होता है। और ये साइंस की जो विज्ञान की जो खूबी वो ये है कि आप एक प्रश्न से 100 नए प्रश्न का जन्म करते हैं, कि एक सीढ़ी से आप 10 नई सीढ़ियों के रास्ते खोलते हैं, 10 नए दरवाजे खोलते हैं। यही विज्ञान की खूबसूरती है। तो मेरा उनसे यही मानना है कि आप जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की लेगेसी है, जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, जैसे कि CNR राव सर हुए, UR राव जिनने सैटेलाइट इसरो में डायरेक्टर की तरह भूमिका निभाई है, या फिर आप जैसे कि हर कोई NCERT से तो प्रचलित है ही है, तो यहाँ पे जो JV नालेलकर, जयंत विष्णु नालेलकर जी, जो कि चेयरमैन थे NCERT के, उनका भी BHU और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से योगदान है। तो ये सब चीज़ें आप जान के गौरवान्वित भी महसूस करेंगे और आपको अपनी अहमियत भी पता पड़ेगी कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं जिसका योगदान इतना अतुलनीय है। बहुत बढ़िया। और आपका वैसे तो भाई आकाश अनंत है, कहाँ तक आप जाएंगे आपको खुद नहीं पता, लेकिन कुछ टारगेट है आपका कि आप आगे आपका क्या प्लान है अगले 10 सालों का? अभी जो मेरा इनिशियल टेम्परामेंट जो साइंस को लेकर है वो ये है
कि मैं मानता हूँ कि साइंस को आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं ना, आपको उतनी उसकी खूबसूरती का पता पड़ता है। जितना आप उसकी गहराइयों में जाते हैं ना, उतना ही आपको उसमें जो जिसको बोलते हैं ना कि आश्चर्य करने वाली चीज़ें, और जिन चीज़ों को जान के आप जिसको बोलते हैं ना इंटरनली आत्मता से सुख प्राप्त करते हैं, वो कब प्राप्त करते हैं? जब आप विज्ञान की गहराइयों में जाते हैं। तो मेरा अभी आगे के 10 सालों में यही है कि मैं साइंस की जो गहराइयाँ हैं, जो जिसको बोलते हैं ना सूक्ष्म लेवल पे, जो जिसको बोलते हैं ना प्योर साइंस, उसमें मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे कि जैसे कि सर ने यहाँ पे और हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि जैसे कि मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहूँगा, ऐसे हज़ारों एग्जांपल है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोशिका, सेल, हमको जो पढ़ाया जाता है कि बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर एक न्यूक्लियस होगा, हमको एकदम प्यारा सा कोशिका के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं तब हमें पता पड़ता है कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, कितना, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, दैट इज लिविंग एरिना ऑफ सेलुलर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इतनी हो रही हैं, मोटर प्रोटीन्स इधर से उधर जा रहे हैं, वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट इधर से उधर हो रहा है, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन, रिफॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए, इन सब का मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अ ब्यूटीफुल केओस। मैं इसको ब्यूटीफुल केओस कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शरीर में इतने सारे सेल्स हैं, वो सब एक सामंजस्य में मिलके इस ब्यूटीफुल केओस को होने के बाद भी इतना मतलब हम अपने काम कर पाते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हम फंक्शन कर पाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मैं ये जो इंट्रिकेसीज हैं साइंस की, जो कि जटिलता है, मैं उनको और गहन अध्ययन करना चाहता हूँ। तो मेरा जीव विज्ञान और बायोलॉजिकल साइंस, उसमें मेरा रुचि है, तो मैं इसमें ही आगे जटिल अध्ययन करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, हम लोग की शुभकामनाएं हैं इसके लिए आपको। सर। और आपने जैसे अमूमन बीएससी का बच्चा आता है तो उसका पूरा ध्यान जो है वो जनरली अपने पढ़ाई पे लगा रहता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि आपने थोड़ा रिसर्च भी किया, तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसा आपको महसूस हुआ, और रिसर्च में जब आप गए तो क्या आपको उससे लाभ हुआ, या जो आपने इंटरव्यूज़ दिए आगे के, जैसे मान लीजिए आपने एससी वाला इंटरव्यू दिया, तो आपके रिसर्च करने से या कुछ नए एक्सप्लोर करने से कुछ आपको लाभ मिला? जी सर। तो सर जो रिसर्च करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था सर, उसका सबसे जो प्राइमल और सबसे जो मुख्य एडवांटेज रहा वो ये रहा कि सर मैं जो जिसको बोलते हैं ना कि जैसे एक सैनिक होता है, सैनिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका हथियार, कि उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। उसके पास बंदूक है, ग्रेनेड है, खुरपी है, चाकू है। तो जब मैं रिसर्च से मेरा एक्सपोजर हुआ, जब मेरा इंट्रोडक्शन रिसर्च से हुआ, तो मैंने लैब में हमारे जो हथियार, जो हमारे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं जान पाया कि अच्छा, ये जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च जो की जाती हैं, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, और भी बहुत सारी, जैसे रामचंद्रन प्लॉट दिया गया, ये सब इन्हीं लैबों में, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से इतनी बड़ी बड़ी खोज की गई। तो मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ इनसे, तो मुझे रिसर्च से यही फ़ायदा हुआ कि सबसे पहला चीज़ कि मैं ये सारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। दूसरा जो एडवांटेज ये था कि मैं रिसर्च की थोड़ा बहुत, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं रिसर्च मेथडोलॉजी कि रिसर्च कैसे की जाती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, आपको कौन से लैब एथिक्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये, और मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इनिशियली गलती भी करता था, तो प्रज्वल सर, राहुल सर मुझे मतलब उस चीज़ को करेक्ट भी करते थे। तो ये एक लर्निंग कर्व होता है जो कि मैं धीरे धीरे करके अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एडवांटेज रहा कि जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, उनका जो फंडामेंटल होता है वो एक लैब से ही स्टार्ट होता है। तो ये मुझे मतलब बहुत फ़ायदा मिला। और जब इंटरव्यू में भी उनने मुझसे पूछा कि आपने जो भी लैब में काम किया है, तो आपको उसके बारे में आप हमें बताइए। तो मैं लैब में काम किया, इस वजह से मैं पूरे खुल के बोल सका कि मतलब मुझे लैब से क्या क्या नई नई चीज़ें पता पड़ी, और मैंने अपना जो कोर्स करिकुलम होता है उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्या क्या सीखा।
जो कि एक अगर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो उसके लिए ज़रूरी है। तो इस बारे में मैं जो वहाँ पे जो IISc बेंगलोर में 11 बेंच का जो प्रोफेसर का जो इंटरव्यूअर थे, मैं उनके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ और खुल के मैं बता पाया। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि मुझे थोड़ा लैब का भी एक्सपोजर था। मुझे ये पता था कि जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं वो ये लैब्स की ही देन होती है। तो सर मतलब ये बहुत बड़ा योगदान था। अब आखिरी के 2 सवाल मैं एक एक करके पूछूंगा। पहला चीज़ कि हिंदी में जो विज्ञान को बढ़ावा देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और उसमें आपका भी बड़ा सहयोग रहा है, तो और क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे ये और तेजी से आगे बढ़े? जी सर पहला तो सर मैं आपको सर मतलब हमारे पूरे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर हम सबको सब बच्चे जो भी इसको देख रहे होंगे सबको पता है कि डॉक्टर ज्ञानेश्वर सर जो हिंदी प्रकाशन समिति है उसमें लीड रोल है और वो चाहते हैं कि हिंदी में जो विज्ञान का प्रकाशन जो प्रचार प्रसार हो और भी ज़्यादा बढ़े। तो सर ये हम आपके सानिध्य में रह के ये सब काम कर पाएँ और इसको बढ़ावा दे पाएँ, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी उपलब्धि होगी। तो इसके लिए सर पहला कदम तो यही है कि सर हम जिसको बोलते हैं ना कि हम जो सबसे नेचुरल, जो सबसे प्राकृतिक जो हम सोच सकते हैं ना, वो हम अपनी मातृभाषा में ही सोच सकते हैं। बाद में फिर उसमें हम और भी ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि लीप अप होती है और थोड़ा मेकअप करके और उसको फिर इंग्लिश में और प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सर जो हमारी जो इनेट थिंकिंग होती है, जो जन्मजात थिंकिंग होती है, वो सर हमारी मातृभाषा में ही आती है। तो अगर हम विज्ञान को अगर अपनी मातृभाषा या फिर जो प्रचलित भाषा है उसमें करेंगे तो इसका प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा और सर इसकी संगीनता भी बढ़ेगी। जैसे कि सर आपने देखा होगा जापान हुआ, जर्मनी हुआ, वहाँ पे सर वो अपनी लैंग्वेजेस को बढ़ावा देते हैं। वो स्कूल में भी चाहते हैं कि जो उनकी विज्ञान की पुस्तकें हों वो उनकी जर्मन लैंग्वेज में हों, जापानीज़ लैंग्वेज में हों, क्योंकि उससे जो बच्चा सोच पा रहा है वो ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से विज्ञान के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को सोच पाएगा। तो सर मेरा इसमें मेन जो सजेशन वो यही रहेगा कि सर हम एटलीस्ट 1 महीने में कोई भी अगर हमें विज्ञान की जैसे कोई भी चीज़ हमें रोचक चीज़ मिली, हमने कोई साइंस का आर्टिकल पढ़ा, हमें टीचर से कोई चीज़ सीखने को मिली, तो हम कम से कम महीने में एक बार एक A4 साइज पन्ने पे या फिर कोई भी रफ शीट पे लगभग 20-25 लाइन का जो हमको अच्छा लगा वो हिंदी में या फिर जो आपकी मातृभाषा है उसमें उसको उल्लेखित करने का, उसको लिखने का प्रयास करें, जिससे कि हम इसमें धीरे धीरे करके और बेहतर कर सकें और इसकी तरफ हम और ज़्यादा योगदान दे सकें। और आखिरी में अपना फैमिली बैकग्राउंड जी सर तो सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान को बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे आबोहवागत और जो मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की जाती है। तो आप सभी जो दर्शक हैं उनका राजस्थान में स्वागत है, पधारो हमारे देश। और दूसरा मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इज ए पुलिस ऑफिसर, और मेरी मम्मी जो हैं वो होम मेकर हैं, और मेरी जो सिस्टर हैं वो IMS BHU में ही डॉक्टर हैं, और जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर की तरह काम कर रही हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। और बाकी सर अगर मैं पर्सनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी विज्ञान में रुचि सर धीरे धीरे करके बढ़ी है। जैसे कि सर मैं स्कूल समय की अगर बात करूं तो मैं बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते थे, भले ही वो बहुत छोटे होते थे, जैसे मैथ में एक छोटा सा टॉपिक होता है सिमेट्री, कि कोई भी चीज़ होती है जैसे ताजमहल होता है, उसको आधा अगर काट के देखेंगे ना दूसरा भी उसका सिमेट्री होता है। तो ये मैथ का एक टॉपिक होता है कि चीज़ों में कैसे सिमेट्री होती है, नेचर में कैसे सिमेट्री होती है। तो मैं ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट और मतलब असाइनमेंट्स बनाया करता था अलग से, जो कि हमारे करिकुलम में नहीं थे। तो सर वहाँ से मेरी रुचि स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैंने सर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जो कि सर बहुत जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि NCSC जो इंडिया लेवल पे बहुत जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत भूमिका रखता है, जो आगे जाके अपना रिसर्च में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या फिर जिनको साइंस में
मन है, तो मैं उसके लिए नेशनल लेवल तक गया था। मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल था इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन ह्यूमन हेल्थ इन अवर लोकेलिटी। तो उसमें हमने स्टैटिकल मॉडल्स वगैरह प्रेजेंट किए थे। तो मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिसके लिए मैं बेंगलोर गया था। फिर उसके बाद मेरा उसी के जस्ट बाद एक और नए पड़ाव पे गया, वो था मुझे DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इंटरनेशनल प्रोफेसर हैरी मेजर इंटरनेशनल साइंस स्कूल के लिए फेलोशिप मिली थी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको इंडियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दोनों ने फुलफिल किया था। वो फुली फंडेड प्रोग्राम था और वो एक तरह से समर स्कूल की तरह था। तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में रहे और हमने बहुत सारी विज्ञान की विभिन्न आयामों को समझा। हमने बहुत सारी लैब में देखा साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, वहाँ पे कैसे मतलब रिसर्च की जा रही है, वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये मेरे लिए लाइक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि मुझे इसने मेरे साइंस विज्ञान के नए दरवाजे खोल दिए थे। मुझे सोचने का मेरा जो नज़रिया था, जो मेरा सोचने का जो एरिया था, वो थोड़ा और ब्रॉड हो गया। मैं समझ पाया कि साइंस जो ग्लोबल लेवल पे कितने ब्रॉड लेवल पे और मतलब कितने साइंटिस्ट कितने डेडिकेशंस के साथ ये काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU में पढ़ने का मौका मिला। अभी सर मेरा यहाँ से बैचलर्स कंप्लीट हो गया है और सर ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरा प्रिविलेज है कि सर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स से पढ़ने का मौका मिला। और ये जो मुझे उनने ना सिर्फ पढ़ाई के बारे में, लेकिन जो साइंस की जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, जो साइंस के बेसिक इंट्रिकेसीज जो होती हैं, जो साइंस के बेसिक डिसिप्लिन होते हैं, जो कि सिर्फ जो विज्ञान के आदान प्रदान से नहीं, जो कि विज्ञान को अपने व्यवहार में कैसे लाएं, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे टीचर्स प्रोफेसर से जानने को मौका मिला। ये मेरे लिए जीवन भर के लिए सीख रहेगी। तो मतलब मैं इसके लिए मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं मतलब यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके मार्गदर्शन में अपना बैचलर्स कंप्लीट कर पाए। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें, कोई सेवा करें और अपने देश को ही नहीं, अपने विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन करें और अपनी जो है अपने माता पिता सबका आप बड़ा नाम करें। थैंक यू सर। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने सर हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। सर हम जैसे कि जानते हैं कि जूलॉजी डिपार्टमेंट अपने आप में जिसको बोलते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे, तो उसमें सर आपका जो योगदान है सर वो अद्वितीय है। सर आप जो एडनेट कॉन्फ्रेंसेस जो करवाते हैं और सर बाकी सर विज्ञान प्रकाशन से रिलेटेड हुआ या फिर सर और भी चीज़ें होती हैं, तो सर ये सब हमें एक अच्छा नागरिक और हम देश को कुछ विज्ञान के क्षेत्र में कुछ दे पाएँ, इसके लिए सर आप हमेशा हमें प्रेरणा मतलब प्रोत्साहित करते रहते हैं। उसके लिए सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं विज्ञान